चाहती हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट बॉर्डर पार करने के बाद तो हेल्प हो रही है बच्चों की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई तो इंतजाम करे कि वो बच्चे वहाँ से निकले आए, क्योंकि खारके में सुमे में बच्चे, सुमे में भी बहुत बुरी हालात है बच्चों की। हम कल से भी देख रहे हैं खबर। पेरेंट्स की हिम्मत और हौसले दोनों चीज़ों की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर हम हौसला यहाँ डाउन हो जाएगा हमारा तो बच्चों का तो हो ही जाएगा। इसलिए जब भी पेरेंट्स फ़ोन पे बात करें उनको बहुत बहुत हिम्मत दे कि आप निकल के आओगे। बिल्कुल। हाँ जी। जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से घमासान युद्ध। अदर्स कंट्रियों की अगर बात करूँ, जितने भी बच्चे वहाँ पर अदर्स कंट्री के फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप को उनकी चिंताएं खाती हुई नजर आ रही, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं। उसी के चलते हुए हिसार का एक लड़का स्टडी के लिए यूक्रेन गया था। पूरा मामला जान लेते हैं। आप बीती की कैसा माहौल है, क्या बच्चों को जितने भी हैं, खासतौर पर चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, क्या उन्हें खाना भरपेट मिल रहा है, क्या उनकी सुरक्षा वहाँ पर हो रही है या फिर नहीं। इसी के चलते हुए हिसार का एक लड़का हमारे साथ मौजूद है, हिमांशु नाम का, जो वहाँ पर आप बीती देख कर आया है। उससे जान लेते हैं कि और उसका क्या कहना है, कैसे हालात हैं, क्या इंडिया गवर्नमेंट अगर बात करूँ वहाँ पर जाकर बच्चों को निकाल रही है, किस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है इंडिया सरकार की तरफ से भी अगर बात करूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हिमांशु भाई कैसे हो, पहले तो बताओ। अब तो सही है, घर आने के बाद बढ़िया है। हाँ जी। तो हिमांशु बताओ, जब वहाँ पर आप रहे हो स्टडी के दौरान, तो कैसा माहौल था? कभी सोचा था कि ऐसा माहौल भी वहाँ पर हो सकता है कभी? एक्चुअली ये यूक्रेन और रशिया के बीच में तो तनाव था ही 2014 से, और बॉर्डर पे चलता ही रहता था, हमको न्यूज़ मिलती थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि वॉर हो जाएगा इस लेवल का। ये हमें हमेशा लगता था कि बातचीत से ख़त्म हो जाएगा, बट इस ईयर के स्टार्टिंग से ही मतलब तनाव बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर एट लास्ट हम लोगों को 24 तारीख को इन्वेजन का पता लगा। तो एक्चुअली मेरी तो फ़्लाइट थी उसी दिन की शाम की, बट सुबह ही फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई और आने में फिर दिक्कत हुई। फिर हम लोगों को हम लोग फिर वेट किए कि इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हो। तो एक दिन बाद हमें गाइडलाइंस मिली कि 4 कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ से निकल सकते हैं, जिसके जो भी पास है बॉर्डर वो लोग निकलिए। फिर 25 की नाइट को, एक्चुअली मैं ओडेसा सिटी में पढ़ता हूँ 4th ईयर में, तो वहाँ पे उस दिन रात को बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग्स भी हुई और फायरिंग भी हुई सिटी के अंदर। बट बॉम्बिंग्स एक्चुअली सारी बॉर्डर पे थी, बट हम सुन पा रहे थे और उसकी वाइब्रेशन फील कर पा रहे थे। तो फिर 25 की रात निकालना मुश्किल था, बट एट लास्ट हम लोग सरवाइव किए। और फिर सुबह हम लोग इसी जो दोस्त थे सब 8 जने हमारे घर पे रुके हुए थे। हम सभी दोस्तों ने फिर ये सोचा कि रोमेनिया के बॉर्डर पे जाया जाए, क्योंकि वहीं सबसे पास था। तो यूनिवर्सिटी में बसेस ऑर्गेनाइज हो रही थी, बच्चे निकल रहे थे। तो हम लोग उस दिन फिर दोपहर के टाइम जो बस थी उसमें 50 बच्चे निकले। उससे पहले भी 2-3 बस जा चुकी थी, फिर हमारी उस दिन की लास्ट बस थी। तो वो रास्ता हमने पूरा तय किया। असल में वो 10 ही घंटे का रास्ता है, बट उसे पूरा करने में 20 घंटे लग गए, क्योंकि बीच में कहीं पे चेक पॉइंट्स थे, कहीं पे ट्रैफिक इतना था कि गाड़ी मूव ही नहीं हो रही थी। फिर ये सब करके हम लोग बॉर्डर पे पहुंचे, तो बॉर्डर पे 12 किलोमीटर पहले ही बस को रोक दिया गया, क्योंकि ट्रैफिक इतना था, बस जा ही नहीं सकती वहाँ से। फिर हम सब लोग अपना सामान लेके 12 किलोमीटर तक पैदल चले। फिर जैसे ही बॉर्डर पे पहुँचे, तो बॉर्डर पे पहुँच के देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ ऐसे कि कोई मतलब जैसे कोई भी स्टूडेंट्स आगे ऐसा मैनेज कर रहा है कि बच्चे जा पाए, लेकिन बहुत पहले बॉर्डर 2 दिन के लिए बहुत कम कम बच्चे अंदर गए। जिस दिन हम पहुंचे उस दिन जाना शुरू किया था, बट वहाँ पे बच्चे 2 दिन के भी वेट कर रहे, 3 दिन के वेट कर रहे। तो बच्चे उस चीज़ के लेके फ्रस्ट्रेट थे कि यहाँ रात बितानी मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर इतना था। तो हमने 4 बजे के अराउंड 27 तारीख को हम 4 बजे के अराउंड लाइन में लगे वहाँ पे भीड़ में। बट वहाँ इतनी धक्का मुक्की थी कि पहली बार में तो हमें यूं ही था कि धक्का इतना लगा कि हम लोग हार माने एक बार। तो हम लोग बाहर निकले, थोड़ी देर आराम किया वहाँ पे। रात को भी सोचा कि थोड़ी देर सोते हैं, बट फिर वहाँ पे बर्फ़बारी हो गई, माइनस में चला गया टेम्परेचर। तो वहाँ यूक्रेनियन लोग जो लोकल थे वहाँ उन्होंने बहुत मदद की, हमें खाना दिया, हमें कंबल दिए, हमें वो क्या बोलते हैं बिस्तर इवन प्रोवाइड किया। जब बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हुई तो उन्होंने टेंट भी लगा के दिया कि बच्चे जो हैं वो वहाँ पे आए। बाकी जो बच्चे लाइंस में लगे हुए थे वो लगे रहे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इतनी देर के लगे हुए घंटों के, तो अब चाहे बर्फ़ आए चाहे कुछ आए वो लगे रहे।
फिर हम लोग 28 की सुबह 3 बजे फिर से जाके लाइन में लगे कि हम लोगों को भी क्रॉस करना है आज के दिन में। तो हम 3 बजे सुबह से लेके 10 बजे तक लाइन में लगे, तो 10 बजे जाके हम लोग को मौका मिला कि बॉर्डर क्रॉस कर पाए। तो मैं और मेरे दोस्त सभी लोग 10 बजे के अराउंड 28 तारीख को बॉर्डर क्रॉस किया। फिर आगे चल के वहाँ पे प्रोसेसेस थी, मतलब गवर्नमेंट के लोग भी थे, शेल्टर्स भी थे, वहाँ इंडियंस जो वेट कर रहे थे। वहाँ से एम्बेसी ने बस भी ऑर्गेनाइज करवाई हुई थी कि आप बस से, जो बुकारेस्ट कैपिटल है रोमेनिया की, वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी, 8 घंटे का सफ़र था। तो वहाँ से बसेस अरेंज थी। तो जैसे जैसे जो आ रहा था वेट करना पड़ रहा था, बट बसेस आ रही थी फ्रीक्वेंटली। तो बॉर्डर के इस तरफ थोड़ा मतलब कम मैनेजमेंट था, बट बॉर्डर के जब पार आए तो काफ़ी कुछ सपोर्ट था, खाने पीने की कोई ऐसा समस्या नहीं थी। फिर उसके बाद बॉर्डर से बस ली अगले दिन की। उस दिन आराम किया हम लोग, क्योंकि ट्रैवल नहीं कर सकते थे, कुछ वॉशरूम वगैरह का कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाई थी पहले। तो हम लोग उस रात को आराम किए वहीं पे बॉर्डर पे ही। फिर हम 1 तारीख को निकले हैं सुबह 10 बजे के अराउंड, और फिर हम बॉर्डर वहाँ बुकारेस्ट पे पहुँचे हैं रात को 8 बजे के अराउंड। वो बस का सफ़र नॉर्मल था, बिल्कुल सेफ़ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर हम 10 बजे शाम को, रात को 8 बजे पहुँचने के बाद वहाँ फ़्लाइट्स ऑलरेडी, कुछ बच्चे शेल्टर्स में जा रहे थे, कुछ एयरपोर्ट्स जा रहे थे डायरेक्टली। अब शेल्टर में इसलिए नहीं गए हम लोग क्योंकि वहाँ पे भी 2-3 दिन वेट करना पड़ता, तो हम लोग डायरेक्टली एयरपोर्ट ही चले गए। तो फिर एयरपोर्ट पे हम लोग 1 तारीख को रात को पहुँचे। फिर हमको पूरी रात वहाँ पे वेट करना पड़ा एयरपोर्ट पे भी, क्योंकि बच्चे इतने सारे हैं। तो जिसका जो इतने दिन से वेट कर रहा है, कोई 27 को बॉर्डर क्रॉस करके आया तो उसकी बारी आ रही है। तो ऐसे ही हम लोग को फिर 2 तारीख को शाम के अराउंड हम लोग पूरा दिन वेट किया एयरपोर्ट पे। वहाँ पे मंत्री जी भी आए हुए थे, जय सिंधिया जी, उन्होंने भी बच्चों से बात की। और उसके बाद हमें फिर शाम को 2 तारीख को फ़्लाइट मिली मुंबई के लिए। दिल्ली के लिए भी अवेलेबल थी, बट जिस टाइम मैं लाइन में लगा तो सिर्फ मुंबई के लिए ऑन हुई थी। तो मैंने सोचा कि मुंबई की ही ले लेते हैं, एटलीस्ट इंडिया पहुंच जाए, फिर आगे तो गवर्नमेंट भी करा रही है, खुद से भी करा सकते हैं। फिर मैं 3 तारीख को जाके यहाँ घर पे पहुँचा हूँ दोपहर में। परिमांशु, अगर माहौल की बात करूँ, कुछ ऐसी भी बातें सामने निकल कर आई है, बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे भी जिन्होंने 2-2, 3-3 दिन से खाना तक नहीं खाया। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसे भी होंगे हालात? हाँ जी, कुछ बॉर्डर पे है, जैसे मेरे भी कुछ दोस्तों को मैंने सुना है पोलैंड पे वो लोगों को बहुत दिक्कत आई है। बट जहाँ तक रोमेनिया बॉर्डर की बात है, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे पहले 2 दिन का तो मुझे नहीं पता। 27 तारीख को मैं पहुँचा हूँ, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, यूक्रेनियन लोग, उन्होंने बेहद बेहद मदद की है। खाने की कोई दिक्कत नहीं, फ्रूट्स, वाटर, जो कुछ आपको चाहिए वो लोग ऑर्गेनाइज करके दे रहे थे। उन्हीं की वजह से ही हम लोग यहाँ सही सलामत पहुँच पाए। हाँ, कुछ जगह मेरे को लगता है बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि पोलैंड बॉर्डर का हम खबरें सुन रहे थे, और कुछ दोस्तों के भी मैसेजेस आ रहे थे, जिस ग्रुप्स पे हम जुड़े हुए थे वहाँ बच्चे बता रहे थे कि उनका खाने का नहीं है, पीने को नहीं मिल रहा। बट इस मामले में हम लोग थोड़े खुशकिस्मत थे कि हम लोग को ये चीज़ फेस नहीं। हमें वेदर के लिए बहुत परेशान होना पड़ा, हमें बहुत घंटों तक खड़े रहना पड़ा, चलना पड़ा। इन सब चीज़ों को लेके हम लोग बहुत परेशान थे। कहीं ना कहीं अगर बात करूँ पेरेंट्स की, सबसे ज़्यादा माता पिता को फिक्र रहती है कि जब तक उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने ना आ जाए। एक बार पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ हिमांशु की, कि इनको क्या उस समय फील हो रहा था अंदर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, जब तक बच्चा, माँ बाप को तो होती है उड़ीक कि जब तक बच्चा घर ना आ जाए तब तक माँ बाप को चैन नहीं मिलता। तो ऐसे हालात जब आप टीवी पर सुनते थे तो क्या परिस्थिति थी उस समय? बहुत नाजुक दौर से हम गुजरे हैं जी। बिल्कुल सर। जब बच्चा इतनी दुविधा में हो तो माँ बाप कैसे आराम से सो पाएगा। हम इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बच्चों को वो सेफ निकाल रहे हैं और बहुत मदद कर रहे हैं। सर, जितने भी खास तौर पर पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप अपनी तरफ से? कि हौसला रखें और परमात्मा से दुआ करें कि उनके बच्चे भी सभी के सही सलामत घर आ जाए। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बच्चों को पेरेंट्स की हिम्मत और हौसले दोनों चीज़ों की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर हम हौसला यहाँ डाउन हो जाएगा हमारा, तो बच्चों का तो हो ही जाएगा। इसलिए जब भी पेरेंट्स फ़ोन पे बात करें, उनको बहुत बहुत हिम्मत दें कि आप निकल के आओगे। बिल्कुल। तो मैम, जब आपकी हिमांशु से उस समय बात हुआ करती थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो क्या मन पर बीतती थी हिमांशु के भी उस समय और आपके भी उस समय? उस वक्त हम सिर्फ इसके हौसले के बारे में सोचते थे कि इसका हौसला डाउन ना हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देख सकते हैं माँ की आंखें अभी भी नम होगी, क्योंकि वो लाजमी बात है। सो फिलहाल जितने भी खास तौर पर माँ बाप देख रहे हैं जिनके बच्चे अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अपनी हिम्मत और बच्चे की हिम्मत को न हारने दे,
इंडिया गवर्नमेंट लगी हुई प्रयासों में। सो वीडियो को शेयर करें, हौसला रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और एक बात और हाँ जी, कहना चाहती हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट बॉर्डर पार करने के बाद तो हेल्प हो रही है बच्चों की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई तो इंतजाम करे कि वो बच्चे वहाँ से निकले आए, क्योंकि खारके में, सुमे में, बच्चे सुमे में भी बहुत बुरी हालात है बच्चों की, हम कल से भी देख रहे हैं खबरें। तो उन बच्चों को किसी तरह से भी मतलब वहाँ से भी हेल्प उनको मिले, क्योंकि बॉर्डर आने में उनको कितनी दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सरकार पूरा पूरा ध्यान दे ताकि जल्द से जल्द वो बच्चे भी घर आ जाए। हम ये चाहते हैं कि भी सबके बच्चे घर पे आ जाए सही सलामत सुरक्षित। बिल्कुल। तो फिलहाल कहीं ना कहीं मैम ने बिल्कुल ठीक बात कही कि बॉर्डर तक आने में जो कठिनाइयों का, जो हिमांशु ने बताया था कि 10 घंटे का रास्ता 20 घंटे में पार करना पड़ा था। सो इस चीज़ पर भी कोई ना कोई प्रशासन, सरकार ध्यान दे, कुछ बात हो उनके दूतावास से, अगर बात करूँ इंडियन एम्बेसी से, जिसके बाद वहाँ तक आने में भी काफ़ी कठिनाइयों का जो बच्चों को सामना करना पड़ रहा है वो सामना ना करना पड़े। गवर्नमेंट एक्चुअली ये चीज़ हम लोग को क्लियर बता रही है कि आप लोग को ये रूट लेना चाहिए, ये सेफ़ है। तो एक्चुअली वो भी बहुत है, क्योंकि इस टाइम पे इतने बच्चों के लिए बसेस अरेंज कराना है बहुत मुश्किल, क्योंकि आपको भी पता है कितने सारे स्टूडेंट्स हैं हर सिटी में। तो एम्बेसीज ने हम लोग को ये उस टाइम पे गाइडलाइंस आ रही थी कि इस रूट पे आप जाइए, ये सेफ़ है, अगर आप इधर से जाइए, आप बसेस पे झंडा लगाइए। और इवन जब भी चेक पॉइंट्स आ रहे थे तो पुलिस ने परेशान नहीं किया, बट हाँ जब हम बॉर्डर पे पहुंचे तो यूक्रेनियन आर्मी थी, मतलब उस वाइज नहीं थी रूड कि ऐसा रेसिज्म वगैरह कुछ नहीं था। बट हाँ जब हम जैसे रोड्स पे आ रहे थे, थोड़ा लाइन नहीं थी, तो वो उनको ये था कि आप डिसिप्लिन में रहिए, वरना फिर वो एक्शंस ले रहे थे। इवन मेरे सामने भी एक लड़की को हिट हुआ था, मेरे साथ ही खड़ी थी, क्योंकि उनके ट्रक्स बॉर्डर के आर पार आ रहे थे, तो वो यही बोल रहे थे कि आप इनका रास्ता ना रोकिए, आप लोग अंदर चले जाएंगे, बट अगर इनका रास्ता रोकेंगे तो वो हम लोगों पे एक्शन भी लिए, उस वे में लिया जा रहा था। जितने भी नागरिक थे उनको 1 सेकंड लग रहा था बॉर्डर क्रॉस करने में, लेकिन जो इंडियन बच्चे थे उनको वहाँ पे मतलब एज ए शरणार्थी, एज ए रिफ्यूजी फील हुआ है बच्चों को। हाँ जी, वहाँ उनको मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे कि भी आप लोग लाइन लगाएं, भी आपको आराम से निकालेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी फेस की है बच्चों ने। इसीलिए गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि बच्चों को वो कठिनाई भी ना झेलनी पड़े। तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। तो यही अनुरोध है जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन बाकी और भी करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल पूरा आप बीती जान चुके, एक परिवार के साथ, एक बच्चे के साथ जो इतने लंबे समय तक वहाँ पर रहा और जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सो फिलहाल सरकार से यही अनुरोध है, कृपया कर जो ये बात आप बीती बताई जाए, क्योंकि ना मैं गया ना कोई और, पर जो रह कर आया उससे ज़्यादा बात कोई भी नहीं जान सकता। सो इस बात पर भी थोड़ा गौर करा जाए, ताकि सरकार की बात डायरेक्ट सरकार से हो और यूक्रेनी सरकार जो आर्मी है खासतौर पर, वो भेदभाव ना करे, सभी को एक समान समझते हुए ही रास्ता तय करवाए।